हिस्ट्री जब हम बिगिन करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मैंने आपको पहले करवा रखी है, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट। तो पहले एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखना, उसके बाद क्लास 6 की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसको कवर करना, सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं। तो उसके बाद मेडिवियल हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसको कवर करना, और उसके बाद क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पे आना। तो क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कवर्ड है, चैप्टर 2 भी कवर्ड है, चैप्टर 3 भी कवर्ड है, चैप्टर 4 द मुगल्स 16 to 17 सेंचुरी, जो 100 साल थे, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सोचिए, देखो चैप्टर है 10 पेज का, आपको लगता है कि पूरा इसमें कवर हो जाएगा? जो क्लास 7th की एनसीईआरटी है, क्लास 7th के बच्चों के लिए डिज़ाइंड है। इसमें आपको फ्लो में नहीं मिलेगा कि भाई पहले ये हुआ था हिस्ट्री में, फिर ये फ्लो में नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्लास 7th या 6th की जो एनसीईआरटीज़ है उसको मैं सिर्फ एज अ रिविजन पर्पस यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला कि पहले मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख के आना, उसके बाद क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को रीड करना एज अ रिविजन। ठीक है? तो अगर आप सिंपल देखते हो तो आपको सिर्फ कुछ पॉइंटर्स पता लगेंगे, हिस्ट्री एक फ्लो में टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं पता लगेगी, ये सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अब देखते हैं रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे इतने सारे डाइवर्सिटी यहाँ पे है, अलग अलग टाइप के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट टास्क ये था फॉर एनी रूलर टू एकम्प्लिश इन द मिडल एजेस। क्वाइट इन कंट्रास्ट टू दियर प्रेसिडेंस, जो मुगल्स हैं उन्होंने एक एम्पायर क्रिएट करा and accomplished what had heretofore to seemed possible for only short periods of time। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो साइज़ बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लोग बहुत डाइवर्स हैं, कल्चर यहाँ पे बहुत डाइवर्स है। तो ऐसा माना जा रहा था यहाँ पे कि जस्ट अ सेकेंड गाइस, आगे देखो ज़रा। ओके, तो फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी इन्होंने मुगल्स ने अपना जो किंगडम है वो एक्सपैंड करा था फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। Until in the 17th century, they controlled nearly all of the subcontinent। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो बहुत साइज़ बहुत बड़ा है, डाइवर्स है, तो इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस पर कोई एक ही डायनेस्टी रूल करे, या कुछ काफ़ी टाइम के लिए रूल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, राइट। तो मुगल्स ने फिर भी ये करके दिखाया। उन्होंने 16th सेंचुरी के लेटर हाफ में आगरा दिल्ली में अपना किंगडम इस्टेब्लिश करा। फिर 17th सेंचुरी आते आते उन्होंने पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है कंट्रोल कर लिया था। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore। ऑब्वियस सी बात है, अब हमारा जो आज का जैसा भी हमारा देश है, राइट, इसकी जैसे भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी सिस्टम है, ऑब्वियसली इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हमारा हिस्ट्री में क्या सिस्टम था, हमारी हिस्ट्री कैसी थी, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली, ये बात। और रेड फोर्ट क्या है? रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर्स। तो इन्होंने जब इतने टाइम पीरियड के लिए रूल किया था, तो ऑब्वियसली जो इनके उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें थी, इनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी हमें आज भी मिली है, ठीक है। सो दिस इज़ अ रेड फोर्ट, यू कैन जस्ट लुक एट इट। ये मुगल्स थे कौन? अब मुगल आर्मी ऑन द कैंपेन देख सकते हो आप पिक्चर, एंड दिस पिक्चर इज फॉर cannons went on important addition in 16th century warfare। बाबर used them efficiently in the first battle of पानीपत। सुन तो सबने रखा होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये भी सबने ही सुन रखा होगा मुगल्स। तो मुगल्स थे कौन, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स। अपनी मदर की साइड से देवर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगीज खान। मतलब गेंगीज, देखो मुगल्स ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर। मम्मी की साइड से जो उनका रिश्ता था वो क्या था? देवर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगीज खान। गेंगीज खान कौन था? एक मंगोल रूलर था जिसने चाइना पे और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स पे रूल किया था, ठीक है। और अपने फादर की साइड से जो ये मुगल्स हैं, देवर सक्सेसर्स ऑफ तिमूर। और तिमूर कौन था? रूलर ऑफ ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की, ठीक है। हाउएवर जो मुगल्स हैं, दे डू नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल या मंगोल। तो जो मुगल्स हैं
उनको पसंद नहीं था कि उनको कोई मंगोल बोले, कोई मंगोल उनको बोले या कोई उनको मुग़ल बोले, तो हम उनको टर्म देते हैं, ठीक है। और इनको क्यों ये पसंद नहीं था? बिकॉज गेंगीज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल, है ना। एंड इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद उज़्बेक्स, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। ऑन द अदर हैंड, जो मुगल्स है, दे वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1390। तो अपनी मदर साइड का जो नाम मंगोल्स या मुगल जो है, इनको वो पसंद नहीं था बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, बट दे वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड डायनेस्टी, यानी कि अपनी जो फादर साइड की डायनेस्टी है, वहाँ पे ये ट्राइड मतलब वहाँ उनको ये, फॉर देम दे वर प्राउड बिकॉज जो इनके एंसेस्टर्स है, वर ग्रेट एंसेस्टर्स हु हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, ठीक है। तो दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरिकली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी है इनके बारे में। फिर है मुगल मिलिट्री कैंपेन। द फर्स्ट मुगल एम्पर कौन है? ऑब्वियसली बाबर। टाइम पीरियड ये था इसका जो इसने रूल किया था। He succeeded to the throne of Farghana in 1494 when he was only 12 years old. तो जब ये बाबर 12 साल का था तो 1494 में ये फरगना के थ्रोन पे बैठ गया था, ठीक है। और he was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, Uzbeks. अब ये मंगोल में है। अब मंगोल पे जो दूसरा आपका इन्वेजन ग्रुप था, उज़्बेक्स जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने इस पे कैप्चर कर लिया था और इसको बाबर को फेंक दिया था। तो ही वॉज फोर्स टू लीव हिज थ्रोन। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ वैंडरिंग, ऐसे घूमते घूमते इसने जो है काबुल को अपने कब्जे में ले लिया था 1504 में। फिर 1526 में इन्हें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सुल्तान चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं, दिल्ली सल्तनत लास्ट रूलर लोदी डायनेस्टी थी, उसका जो रूलर था इब्राहिम लोदी, उसको इसने हरा दिया था। किसने? बाबर ने 1526 में एट पानीपत, और फिर उसने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर दिया था, ठीक है। दिल्ली आगरा को उसने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये क्या था? यही है आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। अब मैप 1, मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। अब देखते हैं मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये टर्म भी काफ़ी अच्छा सा टर्म है, प्रीमोजेनिचर। तो इसके अंदर ये बिलीव नहीं करते थे, यानी कि मुगल्स ये नहीं मानते थे कि इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर बने उनका एल्डेस्ट सन ही बने। दे डिड नॉट बिलीव इन दिस रूल। Instead, they followed the Mughal and Timurid custom of co-parency inheritance or a division of the inheritance among all the sons. तो ये लोग क्या फॉलो करते थे? ऐसा नहीं था इनके में कि जो बड़ा बेटा है वो राजा बन जाता था, लेकिन ये जो है जो क्या फॉलो करते थे? मुगल एंड तिमुरिद कस्टम जो था को पेरेंसी इनहेरिटेंस का। को पेरेंसी इनहेरिटेंस और जो टर्म है इसको ध्यान रखना, दो टर्म्स यहाँ से आपको नहीं पता लग रही हैं, ठीक है। तो को पेरेंसी इनहेरिटेंस यानी कि जो इनहेरिटेंस है उसको अपने जितने सन है उनमें इक्वली डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर एक ये बॉक्स से रखा है मुगल मैरिजेस विद द राजपूत्स। मदर ऑफ जहांगीर जो है, जहांगीर क्या आपका एक मुगल रूलर ही तो है, तो जहांगीर की जो मदर है, शी वॉज अ कच्छवा प्रिंस, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर, मॉडर्न डे जयपुर। जयपुर यानी कि अम्बेर के जो राजपूत रूलर है उनकी बेटी थी कच्छवा प्रिंस, और वो थी जहांगीर की मदर। मदर ऑफ शाहजहाँ जो है वो भी एक राठौर प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ यानी कि जोधपुर, ठीक है। तो मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। अब देखो आपको दिख रहा होगा ना, कोई फ्लो नहीं बन रहा ना इसमें, बुक में कुछ भी टॉपिक कहीं से भी उठ के आ रहा है, तो इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि जो मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वो देख लेना पहले, उसके बाद यहाँ पे आना। तो मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। तो मुगल रूलर्स जो हैं दे कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जो रूलर्स मना कर देते थे कि हम मुगलों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट ये मिलिट्री कैंपेन करते थे। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलंटरीली। जैसे मुगल्स पावरफुल बनते जा रहे थे तो कुछ रूलर्स ने इनकी अथॉरिटी को अपने आप से ही वॉलंटरीली एक्सेप्ट कर लिया था।
राजपूत इसके गुड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल राजपूत्स, जिन्होंने अपनी मर्जी से इनकी अथॉरिटी को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था मुगलों की अथॉरिटी को। राजपूत्स, दे आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस। ये एग्जाम्पल्स से ही बताई दी है मैंने कि हाउ देयर डॉटर वाज मैरिड टू मुगल इन मुगल फैमिलीज। बहुत जो राजपूत थे उन्होंने रजिस्ट भी किया था, उन्होंने नहीं मानी थी मुगलों की अथॉरिटी, ठीक है। जैसे कि सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ एग्जाम्पल है, ये एक बहुत 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 मस्त कहानी है, इनसे रिलेटेड हुई चीज़ें, ठीक है। एक बुक आती है आपकी महारानाज की, ओमेंदर रातनु जो है उसके राइटर है, काफ़ी अच्छी बुक है वो। तो महारानाज के बारे में पढ़ना है तो वहाँ से देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो नहीं है किताब, एक्स्ट्रा किताब है। तो सिसोदिया राजपूत जो मेवाड़ के थे, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। Once defeated, however, they were honorably treated by Mughals, given their lands वेतन back as assignments यानी कि वतन जगीर, and the careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. But it was difficult to keep this balance all the time. काफ़ी अच्छी ये लाइन, ये वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं मनसबदार्स और जागीरदार्स। जैसे जैसे एम्पायर एक्सपैंड हो रहा था टू एनकम्पस डिफरेंट रीजन्स, जो मुगल्स हैं, दे रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नॉबल्स, जो तुरानियंस बोलते थे, दे एक्सपैंडेड टू इंक्लूड ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठाज एंड अदर ग्रुप्स। एंड दोज हु जॉइंड द मुगल सर्विस, उनको बोलते थे मनसबदार्स। तो मनसबदार का मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक मनसब को, यानी कि एक पोजीशन या एक रैंक को होल्ड करता हो, ठीक है। सो इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो ये रैंकिंग होती थी यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ योर सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रैंक और सैलरी वो हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से बताते थे कि इतनी रैंक है। रैंक हम बता सकते हैं ना 1 2 3 4, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं रैंक को। सिमिलरली सैलरी को भी हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम बोलते थे ज़ात। तो ज़ात रैंकिंग, तो नॉबल्स जिनका ज़ात 5000 का है, देवर रैंक्ड हायर जिनका ज़ात 1000 का है। तो जितना ज़्यादा ज़ात उतनी ज़्यादा हायर रैंकिंग, जितना ज़्यादा जात यानी कि उतनी ज़्यादा रैंक और उतनी ज़्यादा सैलरी, तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो अकबर के रेन में 29 मनसबदार थे जिनकी रैंक 5000 थी, और औरंगज़ेब के रेन में ये जो नंबर है मनसबदार का, ये 79 तक इंक्रीज हो गया था 29 से, ठीक है। हायर द ज़ात मोर प्रेस्टिजियस द नॉबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड लार्जर द सैलरी, भी बताया ही मैंने तुम्हें। तो मनसबदार की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार या कवलरी मैन, तो उसकी ड्यूटी थी ये मनसबदार की। मनसबदार ब्रॉट हिज cavalry men for review, got them registered and their horses branded, then received money to pay them as salary। तो जो मनसबदार है वो ही इन कवालरी मैन को सैलरी दिया करते थे, उनके हॉर्सेस को ब्रांडिंग कराते थे, उनको रजिस्टर करवाते थे, ठीक है। तो मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज, मनसबदार को जो सैलरी मिलेगी, दे रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स, विच वॉज समवट लाइक इख्तास। तो इख्तादार कौन थे? इख्ता सिस्टम आपका क्या था, हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में, यहाँ पे जागीर सिस्टम था, जागीरदार, ठीक है। बट अनलाइक मुफ्तीज, मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली डिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। तो मुफ्तीज यानी कि जो आपके इख्ताज होते थे, इख्तदार्स होते थे बेसिकली, जिनको इख्ताज लैंड मिलती थी, चैप्टर 2 में पढ़ के आए, 3 में पढ़ के आए हैं, तो उनको तो लैंड मिलती थी कि भाई देखो इख्तादार सिस्टम में क्या होता था, इख्ता सिस्टम में क्या होता था कि इख्ता यानी कि एक लैंड दी जाती थी एक आदमी को, उसका मुफ्ती या इख्तादार बोलते थे, जिसको लैंड मिलती थी। उसका काम था कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करे, रेवेन्यू कलेक्ट करे, सैलरी अपनी काटे रेवेन्यू से और बची हुई वापस दे दे किसको, हेड को। लेकिन यहाँ पे ये नहीं था, मनसबदार जो है वो इस लैंड में जो उनको मिलती थी, जागीर जो मिलती थी, उसमें नहीं रहते थे और उनको एडमिनिस्टर भी नहीं करते थे। उनका काम था सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है। अकबर के रेन में जो ये जागीर्स हैं, दे केयरफुली असेस सो दैट द रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, ठीक है। तो बाय औरंगजेब रेन दिस वॉज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। There was also a huge increase in number of mansabdars, which meant a long wait before they received a jagir.
दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएट अ शॉर्टेज इन नंबर ऑफ जागीर। तो इसकी वजह से औरंगजेब ने जो ये रूल लेके आया, इसकी वजह से जो नंबर ऑफ जागीर्स हैं वो कम हो गए थे। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल विच वाइल दे हैड अ जागीर। तो इनकी करप्शन वगैरह चीज़ें होने लग रही थी। औरंगजेब was unable to control these developments in the last years of his reign and peasantly therefore suffered tremendously। अब ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे थे पीजेंट से, तो वो सफ़र कर रहे थे फिर पीजेंट, इनके मज़े हो रहे थे जागीर्स के। मनसबदार ऑन मार्च विद सावार्स, फिगर में देख सकते हो आप ये। फिर डिटेल्स फ्रॉम अ मिनिएचर, मिनिएचर यानी कि छोटी सी पेंटिंग जो होती है, फ्रॉम शाहजहां's reign depicting corruption in his father's administration, a corrupt officer receiving a bribe, tax collector punishing poor peasants। so you just check it out। ये ब्राइब वाला जो सीन है वो इसमें दिखाया जा रहा है, यही यहाँ पे ये ब्राइब से रिलेटेड ही बातें करी गई है। नेक्स्ट है जब्त और ज़मींदार्स। मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स क्या था? ऑब्वियसली टैक्स ऑन प्रोड्यूस बाय द पीजेंट्री। Peasant paid taxes to the ruler elites, that is headman or local chieftain। मुगल्स जो है एक टर्म यूज करते थे जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएटरीज, वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफटेन्स। जो अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, काफ़ी सुना होगा आपने नाम ये, ही कैरीड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, फिर प्राइजेस एंड द एरियाज कल्टिवेटेड फॉर दिस 10-year पीरियड। उसके बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे टैक्स जो है वो फिक्स करा था हर एक ईच क्रॉप पे कैश के अंदर, कैश में टैक्स देना है, ठीक है। ईच प्रोविंस को रिवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड करा गया था और रिवेन्यू रेट बताए गए थे कि इंडिविजुअल क्रॉप के लिए कितना होगा। जो ये रिवेन्यू सिस्टम था इसको हम बोलते थे जब्त, ठीक है। इस रिवेन्यू सिस्टम को हम बोलते थे जब्त। इट वॉज प्रेवलेंट इन दोज एरियाज जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड, जहाँ पे लैंड को सर्वे करना पॉसिबल था, केयरफुल अकाउंट्स रखे जा रहे थे, फिर उसके बाद ये सिस्टम वहाँ पे चल रहा था, ठीक है। ये गुजरात और बंगाल जैसे प्रोविंसेस में नहीं हो पा रहा था। कुछ एरियाज़ में जो ज़मींदार्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर मिली हुई थी। एक्सप्लॉइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स को ड्राइव देम टू रेबिलियन। तो समटाइम्स जो ज़मींदार्स हैं, जो पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट, दे अलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। तो ये चीज़ भी होती थी कि भाई एक ज़मींदार है, पीजेंट्स हैं, सेम कास्ट के हैं, रेबिलियन कर रहे हैं अगेंस्ट दी मुगल अथॉरिटी। तो दीज पीजेंट्स रिवॉल्ट्स चैलेंज द स्टेबिलिटी। तो इन पीजेंट रिवॉल्ट की वजह से मुगल एम्पायर की जो स्टेबिलिटी है इन द एंड ऑफ 17th सेंचुरी वो चैलेंज होने लगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे जो है आने लग रही थी इन रिवॉल्ट की वजह से। फिर ये अकबरनामा और आईन अकबरी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अकबर जो है उसका एक क्लोज फ्रेंड था, उनका कोर्टियर भी था वो अबुल फजल। अकबर ने बोला कि भाई हिस्ट्री लिखो आप उसके कार्य उसके काल की, अकबर के। तो अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम की हिस्ट्री लिखी थी अकबर के रेन की, इसका नाम रखा था अकबरनामा। फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर था अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में और सेकंड वॉल्यूम था अकबर के रेन के टाइम के इवेंट्स में। थर्ड जो वॉल्यूम थी उसको बोलते थे ऐन अकबरी। उसके अंदर अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, जोग्राफी थी। डिटेल्स देते थे वो ट्रेडिशंस, कल्चर क्या थे उस टाइम पे। मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था आईन अकबरी का कि उसके अंदर स्टैटिस्टिकल डिटेल्स भी दे रखी हैं, क्रॉप्स की स्टैटिस्टिकल डिटेल, यील्ड, प्राइजेस, वेजेस, रेवेन्यूज, ये सब इसमें लिखा हुआ है। एंड अकबर रिसीविंग अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल, ये एक पिक्चर है आपकी। फिर नूर जहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। देखो, मेरुनसिया मैरिड यूरोपियन एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव टाइटल नूर जहां। तो इसने जहांगीर से शादी करी थी 1611 में और टाइटल इसको मिला था नूर जहां का। असली नाम बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। ये जो है जहांगीर के प्रति काफ़ी लॉयल थी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own titles on one side and on the other the inscription struck in the name of the Queen Begum। तो किंग की एक साइड पे जहांगीर और दूसरी साइड पे क्वीन बेगम नूर जहां, ये इसने करा था अपने सिल्वर कॉइन पे टाइटल, ये नूर जहां फरमान, ठीक है। तो एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट जो है ये एक ऑर्डर है, फरमान यानी कि ऑर्डर, इसका है नूर जहां का। जो स्क्वायर सील है ये स्टेट्स The command of her most sublime and elevated majesty नूर जहाँ पातशाह बेगम। The round seal जो है it states by the son of Shah Jahangir she became as brilliant as the moon, may नूर जहाँ पदे शाह be the lady of the age। सुलह कुल काफ़ी ज़्यादा है ये इम्पोर्टेंट। जहांगीर जो अकबर के सन
डिस्क्राइब्ड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलेकुल। सुलेकुल किसकी पॉलिसी है? अकबर की पॉलिसी है। और ये जो डिस्क्रिप्शन दे रखी है सुलेकुल की, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पढ़ते हैं इसको हम क्लास 12 की एनसीईआरटी में, जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी उसमें पढ़ाऊंगी आपको डिटेल में ये। तो सुलेकुल, जहांगीर ने बता रखा है सुलेकुल के बारे में कि एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ डिवाइन कंपैशन देयर इज रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड followers of the creed, so in his imperial dominions, which on all sides were limited only by the sea, there was room for professors of opposite religions and for beliefs good and bad, and the road to intolerance was closed. Sunnis and Shias met in one mosque and Christians and Jews in one church to pray. He consistently followed the प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, दैट इज सुलेकुल। सुलेकुल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल पीस। अब देखो, आपको पता है बाबर, ठीक है, आपको पता है कि जहांगीर के पापा कौन थे? अकबर। इतना ही पता लगा ना। एक आपने शाहजहाँ का नाम सुन लिया, अब आपको यही पता लगा कि कौन किसका फादर था, मतलब प्रॉपर हेरारकी इन मुगल रूलर्स की पता लगी? नहीं ना। इसीलिए मैंने बोला था कि फ्लो में नहीं दे रखी है हिस्ट्री किताबों में। मेडिवल, जो मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री की मेरी प्लेलिस्ट है उसे देखो पहले, एंड उसके बाद क्लास 7 की जो एनसीईआरटी की बुक है वो देख लेना। मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी यानी कि 1601 से 1700, और उसके बाद देखते हैं। मैंने बताया था 17th सेंचुरी में थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने लगी थी बिकॉज ऑफ द पीजेंट रिवॉल्ट्स। उसके बाद देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी है मुगल एम्पायर की, ग्रेट इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रोस्पेरिटी थी उसकी वजह से मुगल एम्पायर में। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं मुगल एम्पायर को फेबल्ड लेंथ ऑफ वेल्थ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है अमीर भारत जो है वर्ष यहाँ पे बन गया था मुगलों के अंडर। बट these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side of side with the great opulence. इनइक्वालिटीज़ जो थी बहुत ज़्यादा थी, पॉवर्टी जो है यहाँ बहुत ज़्यादा थी। जो डॉक्यूमेंट्स थी 12th ईयर ऑफ शाहजहाँ's रेन, तो शाहजहाँ के रेन के टाइम की जो 12th, जब शाहजहाँ रूल कर रहा था, उसके रूल करने का जो 12वां साल था, उससे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें इन्फॉर्म करती है हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार्स वर ओनली 445 इन द नंबर आउट ऑफ 8000। जो स्मॉल नंबर, अ मेयर 5.6% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मनसबदार्स रिसीव्ड इतना परसेंट ऑफ टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज फॉर देमसेल्व्स एंड देयर ट्रूप्स। मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार्स स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स, तो इसकी एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस, पीजेंट्री, सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। But the scale of revenue collection बहुत कम था for investment in the hands of primary producers, the peasant and the artisan. Poorest among them lived from hand to mouth. They could hardly consider investing additional resources, tools and supplies to increase productivity. तो wealthy peasant और artisanal groups, merchants और bankers profit होते थे इस economic world में। Enormous wealth थी, resources commanded by Mughal elite made them extremely powerful. तो late 17th century में काफ़ी ज़्यादा powerful ये बन गए थे because of their wealth, because of their tax, जो hinterland थे वहाँ से जो goods and services आती थी। तो authority of Mughal empire slowly decline हो रही थी, ठीक है। सर्वेंट्स जो है वो पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर बनते जा रहे थे इस रीजन्स में। न्यू डायनेस्टीज आ रही थी, जैसे हैदराबाद और अवध की बात करें। ऑल्दो दे कॉन्स्टिट्यूट टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्पर इन दिल्ली एज देयर मास्टर, बट द बाय 18th सेंचुरी प्रोविंसेस ऑफ एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़। तो जो ये अलग अलग आइडेंटिटीज़ आ रही थी इस टाइम पे, वो मान रहे थे कि ठीक है हमारे जो हेड है वो मुगल है, लेकिन बाद में ये इंडिपेंडेंट रूलर्स बनते जा रहे थे क्योंकि जो मुगल एम्पायर है वो थोड़ा डिक्लाइन होता जा रहा था। देखो आपको बहुत कम चीज़ पता लगी है, कुछ फ्लो नहीं पता लगा है, कुछ क्रोनोलॉजी नहीं पता लगी कि पहले ये हुआ फिर ये फिर ये फिर ये, कुछ भी कहीं से भी उठ के आ रहा है, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला था कि पहले आप देख लेना मेरी मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, उसके बाद क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है वो सिर्फ एज अ रिविजन देख लेना, ठीक है। तो 5 डेक्कन सल्तनट्स वर बेरार खानदेश, ये मैप से करा दिया आपको, बीच में क्या लिखा आया है नहीं आया। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी होगी तो उसको आप अभी भर दोगे 2 मिनट में, ये चीज़, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, फिर just look at the question and this was all, and this is chapter number 4, right? Just a minute, yeah, chapter 4, chapter 5 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।